आप यकीन मानिए आप में बहुत पोटेंशियल है। आइडियल स्लीप साइकिल की बात करते हैं तो आपको दिन में 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। ओवर थिंकिंग का चक्रव्यूह, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन मिस्टेक्स को रिपेयर करना, टाइम मैनेजमेंट, वो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे बहुत विशेष काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं पिछले 15 सालों से बच्चों को IIT JEE के लिए प्रिपेयर कराता आ रहा हूं। इन 15 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं और ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे की प्रिपरेशन को डिरेल कर सकती हैं या बच्चे को बहुत अच्छी रैंक दे सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम मैं इन 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूं और कॉमन मिस्टेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके इजीली डिप्लॉयबल सॉल्यूशंस की बात करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रॉब्लम है इर्रेगुलर स्लीप साइकिल। ये इंपैक्ट कैसे करती है आप ये समझिए, क्योंकि इर्रेगुलर स्लीप साइकिल क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इर्रेगुलर स्लीप साइकिल इंपैक्ट कैसे करती है ये समझिए। अगर हम एडवांस के एग्जाम की बात करें, मेन की बात भी कर सकते हैं पर एडवांस की बात करते हैं। आइए एडवांस के पेपर में अगर हम देखें बच्चों तो मॉर्निंग में ये 2 स्लॉट, एक तो 8 AM से लेकर 12 PM का स्लॉट, और अगर हम इवनिंग स्लॉट की बात करें तो 1:45 PM से लेकर 5:45 PM का स्लॉट। इन 2 स्लॉट में आपके ब्रेन को मैक्सिमम एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आप अन्य दिनों में इन टाइम स्लॉट्स के अंदर सो रहे हैं या पढ़ने के अतिरिक्त कोई भी और काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग यकीन मानिए एग्जाम के दिन नहीं चलेगा। इस चीज का सलूशन ये नहीं है कि हम 1.5 साल तो अपनी स्लीप साइकिल को खराब रखें और एग्जाम से 15 दिन पहले अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर लें। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो आपको अपना शेड्यूल बनाते हुए सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात, आपका दिमाग इन विंडोज के अंदर सोने का अभ्यस्त ना हो। तो अपनी स्लीप, मैं आपको यहां ये नहीं बताने वाला कि 10 बजे सोइए, 11 बजे सोइए, 12 बजे सोइए। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जितने समय भी सो रहे हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि अबाउट 7 o'clock के आसपास 7 AM आप उठें। 7 AM उठ के अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करें और बाय 8 o'clock आप पढ़ने बैठ जाए बच्चों। क्योंकि अगर बाय 8 o'clock आप पढ़ने नहीं बैठते तो आपके दिमाग को पढ़ने की आदत नहीं होगी और उस दिन या किसी भी और एग्जामिनेशन डे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। 7 o'clock के आसपास आप उठें, 8 o'clock तक आप पढ़ने बैठें एंड यू शुड नॉट गेट अप फ्रॉम स्टडीइंग टिल 12 o'clock। 8 से 12 आपको अपने दिमाग को पढ़ाना है। उसके बाद में बच्चों खाना वाना खाइए और 1:45 ऑनवर्ड्स फिर आप दोबारा पढ़ने बैठ जाइए टिल 5:45। ये इन 2 टाइम स्लॉट्स में आपको पढ़ने की आदत डालनी ही डालनी है। नाउ अगर इन 2 टाइम स्लॉट्स में से किसी एक टाइम स्लॉट आपकी क्लासेस रहती हैं और आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। संडे एक ऐसा दिन है जब आपको इन दोनों टाइम स्लॉट्स के आसपास पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप एक आइडियल स्लीप साइकिल की बात करते हैं तो आपको दिन में 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए होती है एट अ स्ट्रेच। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे आप रात को सो लेंगे, 3 घंटे आप दोपहर को सो लेंगे। दैट सिंपली विल नॉट गिव यू दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो पहला बात तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 7 o'clock के आसपास एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप लेके उठना है और आपको बाय 8 o'clock हर दिन पढ़ने बैठना है, 12 बजे तक पढ़ना है और 1:45 पढ़ना स्टार्ट करके 5:45 तक पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज जो बच्चों आप गलती कर जाते हैं वो ये गलती करते हैं कि आप प्लान करते हुए अपनी काबिलियत को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस चीज को बोलते हैं बच्चों प्लानिंग फैलेसी। ये एक टेक्निकल टर्म है, इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास 30 दिन हैं और 30 दिन में हमें पढ़ने के लिए 10 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर के लिए हमारे पास 3 दिन हैं। अब होता क्या है, उस 30 दिनों तक ना ही हमारा स्वास्थ्य हर दिन अच्छा रहता है, ना ही हमारा पढ़ने का उत्साह हर दिन रहता है। कई बार होमवर्क ज्यादा मिल जाता है किसी एक सब्जेक्ट का, कई बार किसी एक सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती तो उसका होमवर्क कम होता है। तो ये 30 दिन का जो टारगेट है ये 30 दिन में हम कभी अचीव नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग फैलेसी और ये हर बच्चे के साथ होता है। इसे अवॉइड करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम ये करना है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास 30 डेज हैं। If you have 30 days and let us say if you have 10 chapters to cover in those 30 days, तो आप ये मान के चलिए कि 30 दिन नहीं है आपके पास 30 की जगह 25 डेज हैं। आप ये मान के चलिए बच्चों कि इन 30 डेज की जगह आपके पास केवल 25 डेज हैं। जो रिमेनिंग 5 डेज हैं बेटा वो कभी हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, कभी पढ़ने का मन ना हो, कभी कोई काम ही आ जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इन 25 दिनों को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। इन 25 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए इन लेट अस से 20 डेज पीरियड एंड 5 डेज पीरियड।
ये 20 डे पीरियड वो कोर टाइम है जिस टाइम में आपको ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपके पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 दिन नहीं, आपके पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 2 दिन हैं, और उसके बाद ये 5 दिन आपने रखे हैं इन 10 चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। तो करीब करीब 2.5 डे है आपके पास एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए। इस चीज को यूज करिए और आप हमेशा जो ओवरशूट कर जाता है टाइम, उससे अपने आप को बचा पाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, वो है ओवर थिंकिंग का चक्रव्यूह। ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह 2 प्रकार के होते हैं। एक वो चक्रव्यूह जो तब आपके दिमाग में आता है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसको हमने नाम दिया है द अपवर्ड स्पाइरल। बच्चों, ये वो चक्रवात है जिस चक्रवात में बैठकर आप अपने आप को एकदम सफलता के शीर्ष पे महसूस करते हैं। एक सवाल हुआ, आपने कहा अरे वाह एक सवाल हुआ, अब ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया, ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया तो मैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में कर दूंगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे तो नंबर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे तो फर्स्ट रैंक तो IIT बॉम्बे CS। और आपके 10 से 15 मिनट उस IIT बॉम्बे CS को अप्रिशिएट करने में निकल जाते हैं। दूसरा स्पाइरल है बच्चों, वो है डाउनवर्ड स्पाइरल। ये कई बार हमारे मन में आता है। मसलन एक सवाल नहीं हुआ तो चैप्टर खराब हो गया, नंबर नहीं आएंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, रैंक नहीं आएगी, और आप अपने आप को एकदम ही गई बीती सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ना ये सही है ना ये सही है। एक सवाल का होना आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं कर सकता, एक सवाल का ना होना आपके सिलेक्शन की गारंटी को नलीफाई नहीं कर सकता। द ट्रुथ इज, एक सवाल किसी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। अब ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इस सोल्यूशन का अनफॉर्चुनेटली यू वोंट लाइक इट व्हेन आई से इट, बट द ओनली सोल्यूशन ऑफ ओवर थिंकिंग इज, जितनी बार आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का थॉट आए उतनी बार अपने दिमाग को रोकना है। अब आप तुरंत ये कहेंगे कि सर ये तो हर मिनट आता है, तो बच्चों देखो ट्रेनिंग ऐसे ही स्टार्ट होती है ब्रेन की। अगर हर मिनट ये थॉट आ रहा है तो आपको हर मिनट एक्टिवली अपने आप को ये समझाना है कि नहीं ये थॉट नहीं, मुझे पढ़ना है। तो जैसे ही आपके दिमाग का घोड़ा अस्तबल से निकल के भागने लगे, उसे दोबारा पकड़ के लाइए। इनिशियली ऐसा हो सकता है कि ये काम हर मिनट हो, पर धीरे धीरे ये होगा बच्चों कि ये काम हर 1 मिनट की जगह हर 5 मिनट में होगा, हर 5 मिनट की जगह हर 10 मिनट में होगा, हर 10 मिनट की जगह हर 1 घंटे में होगा। तो ये ओवर थिंकिंग का जो स्पाइरल है ये धीरे धीरे कम होगा, और आप यकीन मानिए आप में बहुत पोटेंशियल है। अगर आपने अपना समय ओवर थिंकिंग से बचा लिया तो आप न जाने कहां पहुंच सकते हैं, आप क्या अचीव नहीं कर सकते। और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का ये केवल एक तरीका है, ओनली वे पॉसिबल। कोई और तरीका बुलेट प्रूफ नहीं है बच्चों। यू कैन ट्राई एनी डिफरेंट थिंग, बट जब तक आप अपने मन को हर बार जब वो भाग रहा है पकड़ के दोबारा नहीं लाएंगे, ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा पाना असंभव है। ट्राई इट आउट। चौथी दिक्कत है बच्चों कि हम लोग प्रिपरेशन को पढ़ाई से कंफ्यूज कर देते हैं। अब आप बोलेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? बच्चों, पढ़ना इज सिंपली एक चैप्टर को समझना, उसके कुछ सवाल कर देना, पर प्रिपरेशन का मतलब है उस चैप्टर को एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। यह बात समझना कि वो चैप्टर आप आज पढ़ रहे हैं पर वो चैप्टर इस्तेमाल आज नहीं होगा, चंद महीनों चंद सालों बाद वो चैप्टर के क्वेश्चन इस्तेमाल होंगे। प्रिपरेशन ये बात समझना है कि एक क्वेश्चन करना महत्वपूर्ण नहीं है, एक क्वेश्चन को सेट टाइम फ्रेम में करना इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ये समझना है कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन मिस्टेक्स को रिपेयर करना, यह है प्रिपरेशन। तो स्टडीइंग के अंदर तो सिर्फ चैप्टर को पढ़ना और चैप्टर को समझना आता है। प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों। प्रिपरेशन के अंदर आता है टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा बच्चों कंटेंट मैनेजमेंट आता है। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि 9 घंटे का जो समय आपके पास है या 8 घंटे का एक दिन में पढ़ाई का समय जो आपके पास है, उस 8 घंटे में किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितना समय देना है, एक प्रॉपर शेड्यूल से चलना है। उस 8 घंटे में से कितना समय रिवीजन को देना है। तो यहां पर रिवीजन ऑल्सो कम्स अंडर द सेम क्राइटेरिया।
तो अगर आप प्रिपरेशन को देख रहे हैं तो प्रिपरेशन को देखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट और रिवीजन के शेड्यूल को बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। रिवीजन अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे तो यू कैन ऑल्सो डू रिवीजन ऑन अ वीकली बेसिस। आप संडे को जब आपका स्कूल या कोचिंग बंद है, आप उस दिन रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं। वो 6-7 घंटे जो आप स्कूल या कोचिंग में जाके स्पेंड करते हैं, वही टाइम आप रिवीजन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी चीज है बच्चों जो कई सारे बच्चों के सिलेक्शन और कई सारे बच्चों के रिजेक्शन के बीच में एक क्रिटिकल डिफरेंस बना देता है। क्योंकि ये तो आपने फेस किया ही होगा, फील किया ही होगा कि क्वेश्चन उस दिन होता है बट 1 महीने बाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते। द लास्ट मिस्टेक दैट किड्स डू इज द कर्व ऑफ प्रोग्रेस। अब देखो बच्चों, यहां पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों का रोल आता है। अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमें ये लगता है कि आज हमारा टेस्ट 1 है। अगर ये ग्राफ है बच्चों, अगर ये ग्राफ है किसका? टेस्ट के अंदर आए हुए मार्क्स का और टेस्ट का, तो हम इस ग्राफ को ऐसे देखते हैं कि अगर टेस्ट 1 में हमारे मार्क्स फॉर एग्जांपल 150 आए हैं, तो टेस्ट 2 में हमारे मार्क्स आएंगे 200, टेस्ट 3 में हमारे मार्क्स आएंगे 250 आउट ऑफ 300 मान लेते हैं, टेस्ट 4 में हमारे मार्क्स आएंगे 300। तो इस हिसाब से तो टेस्ट 5 में हमारे मार्क्स 300 से बाहर निकल जाने चाहिए। तो हम सबको लगता है कि कर्व जो है प्रोग्रेस का वो धीरे 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 ऊपर जाता है, और ये बच्चों से ज्यादा लगता है माता पिता को। अक्सर बच्चों को सांत्वना देने के लिए वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज के टेस्ट में इतने नंबर आए, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में और नंबर लाने का ट्राई करना, और अगर अगले टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर आ गए तो अगले टेस्ट में और ज्यादा नंबर लाने का ट्राई करना। देखिए, जेईई की प्रिपरेशन में ये चीज बहुत रेयरली हो पाती है कि आप हर टेस्ट में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हर टेस्ट में प्रोग्रेस करना खाली आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है अगले टेस्ट में जो चैप्टर्स आए वो आपके लिए टफ चैप्टर्स हो इन जनरल, हो सकता है बाकी बच्चों की प्रिपरेशन आपसे ज्यादा अच्छी हो सकता है टेस्ट सेटर ने वो टेस्ट टफ बनाया हो। तो हर टेस्ट में पुराने टेस्ट से ज्यादा नंबर आएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है। पुराने टेस्ट से इस टेस्ट में मार्क्स एक्सेप्शनली बढ़ जाएंगे, इस चीज की एक्सपेक्टेशन करना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है। तो फिर क्या है उचित? What exactly is correct? हमने सोल्यूशन की बात करी थी, हम सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, कम ज्यादा की बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके अभी टेस्ट के अंदर नंबर आ रहे हैं 120 आउट ऑफ 300। तो अगले टेस्ट में आपको जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जितने मार्क्स को टारगेट करना है, वो 120 से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए। मान लेते हैं कि आपने अगले टेस्ट में टारगेट करना चाहा 140 आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो आप छोटी सी बात ये सोचिए कि 140 में से 120 का डिफरेंस है जस्ट 20 मार्क्स का। तो आपको 20 मार्क्स और लाने के लिए 5 क्वेश्चन और करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे देखिए कि आपको 120 से 140 मार्क्स लाने के लिए 4 सवाल कम गलत करने हैं, और 4 सवाल कम गलत करने के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे बहुत विशेष काम करने की आवश्यकता है। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है बच्चों? जो 3 घंटे का समय आपको मिलता है, उस 3 घंटे के समय में आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए जो क्वेश्चंस आपसे डुएबल है। दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टिंग और स्क्रीनिंग द क्वेश्चंस। एक बार आपने क्वेश्चंस को स्क्रीन किया, फिर पहले उन्हीं सवालों को करिए। उन सवालों को करते हुए अगर आपको ये फील होता है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवालों के अंदर आपने बहुत सारी कैलकुलेशन करी है, या हो सकता है कॉन्सेप्ट को कहीं मिस किया है, तो उन क्वेश्चंस को अलग से कहीं नोट डाउन करिए, एंड वंस यू आर डन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट जरूर करिए। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट अ पेपर। पेपर को अगर आप सही ढंग से अटेम्प्ट करते हैं तो ये जो मार्क्स की प्रोग्रेस है, ये मार्क्स की प्रोग्रेस बच्चों कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से अटेन कर सकते हैं। तो हर टेस्ट में पुराने टेस्ट से कुछ मार्क्स ज्यादा की उम्मीद करना सही है, पर उस एक्सपेक्टेशन को सेट कर लेना अपने अंदर कि कर्व ऐसा ही बनेगा, ना माता पिता को ये करना चाहिए और ना बच्चों को ये करना चाहिए।
ये 5 वो कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चों जो आपकी प्रिपरेशन को डिरेल कर सकते हैं। एंड आई होप आज के इस वीडियो में हमने इन 5 सॉल्यूशंस को टच जरूर किया। ऑल द बेस्ट।